आज हमें स्टार्ट करना है किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ के लॉ हम कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा तेज बताऊं आपको, ठीक है। तो दो लॉज हैं, सेम है एकदम। तो पहला लॉ हो जाता है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, ठीक है ना। तो जैसे हमने वहां पे जंक्शन डिफाइन किया था, हम यहाँ भी जंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जहां तीन या तीन से ज्यादा सर्किट्स क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, बेसिकली ब्रांचेस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर दो, तो आप कह सकते हो कि एक जंक्शन फॉर्म होगा। सबसे छोटा जंक्शन जो आप बना सकते हो किसी भी पॉइंट को क्या बना सकते हो, कुछ इस तरह का जंक्शन बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसे हम नाम दे देते हैं जंक्शन। अब लॉ वही है, वहां पे हमने कहा था कंजर्वेशन ऑफ और कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड था किरचॉफ जंक्शन लॉ। यहाँ पे ये हो जाता है कंटिन्यूटी ऑफ करंट, क्योंकि हमें पता है कि करंट को हम एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये अगर हमारा जंक्शन है और मैं कह देता हूं कि मान लो यहां से कोई करंट I1 इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, यहां से कोई करंट I2 इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, यहां से कोई करंट I3 इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, और यहां से I4 करंट इस जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो जंक्शन लॉ कहता है कि इस जंक्शन पर सारा करंट जो कि एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, उसका एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग क्या हुआ? एल्जेब्रिक सम का मीनिंग ये हुआ कि अगर जंक्शन पे आने वाले करंट को आप पॉजिटिव ले रहे हो, तो जंक्शन से जाने वाले करंट को आपको क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो मैं अगर कह दूं कि जंक्शन पे आने वाला करंट को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं और जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट को मैं नेगेटिव ले लेता हूं, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स क्रॉसिंग द जंक्शन हो जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये तीनों जंक्शन की तरफ आ रहे थे, माइनस I4 क्योंकि ये एग्जिट कर रहा है, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। या दूसरी तरीके से हम कैसे याद रखते हैं, दूसरी तरह से हम जंक्शन लॉ याद रखते हैं कि जितना भी करंट एंटर कर रहा है I in, ये इक्वल होना चाहिए जितना भी करंट एग्जिट कर रहा है जंक्शन को। ऑब्वियसली जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। तो ये बेस्ड है इस प्रिंसिपल के ऊपर कि अगर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो कहीं पर भी चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता, चार्ज किसी भी पॉइंट पे इकट्ठा होके नहीं रह सकता। तो मैं I in अगर I out के इक्वल कर दूं, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इक्वल हो जाएगा किसके, I4। तो इसी को कह देते हैं बस किरचॉफ जंक्शन लॉ। क्लियर है, ठीक है ना। तो जैसे हम देख सकते हैं ये एक जंक्शन है और करंट एंटरिंग इक्वल होना चाहिए करंट एग्जिटिंग द जंक्शन के। सिंपल एग्जांपल देख लो इसके ऊपर, ठीक है ना। मान लो कि ये हमारा जंक्शन है और कोई बोले कि यहां से 1 एम्पियर करंट आया है, यहां से 2 एम्पियर करंट आया है और यहां से 5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो बताओ इस ब्रांच में करंट कैसा होगा। तो हम मान लेते हैं कोई भी एक आप चूज कर लो, मैं मान लेता हूं कि बाहर जाता हुआ करंट होगा कोई I। अब सिंपली मैं क्या कर दूंगा, I in आने वाला करंट इक्वल होना चाहिए I out, यानी कि बाहर जाने वाला करंट। तो आने वाला करंट कितना है आप देख सकते हो, 1 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रहा है और 2 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रहा है। तो 1 + 2 ये हो गया आने वाला करंट। बाहर जाने वाला करंट 5 बाहर जा रहा है और I बाहर जा रहा है, यानी कि 5 + I। सॉल्व करने से हमें I की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 एम्पियर। माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि आपने जो करंट की डायरेक्शन अज्यूम की थी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। तो मैं कह दूंगा कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है लेकिन टुवर्ड्स जंक्शन, ठीक है ना। इस तरह से आप अगर किसी ब्रांच में करंट नहीं पता है जो कि जंक्शन से कनेक्टेड है, तो आने वाले करंट को जाने वाले करंट के इक्वल करके आप करंट का पता कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में 2 जंक्शंस हैं, दोनों पे मैं क्या लगा दूंगा, जंक्शन लॉ। पहले अगर यहाँ पे आप लगाते हो तो आने वाला करंट इक्वल होना चाहिए जाने वाले करंट के, ठीक है। I in इक्वल हो जाना चाहिए I out के। आने वाला करंट तो सिर्फ आपको दिख रहा है 2 एम्पियर है, जबकि जाने वाला करंट क्या है, जाने वाला करंट है 4 एम्पियर प्लस I1। तो यहां से हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी क्या, -2 एम्पियर। -2 का मीनिंग क्या हुआ, -2 का मीनिंग हुआ कि करंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है और कितना है, 2 एम्पियर। सिमिलरली हम इस जंक्शन पे कर लेंगे। इस जंक्शन पे अगर आप देखो तो यहां से जाता हुआ 1 एम्पियर है, यहां से जाता हुआ 3 एम्पियर है, ठीक है ना।
हमें पता लग चुका है ये यहाँ पे जा रहा है 2 एम्पियर और I2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो आप देखो सारे ही करंट बाहर जा रहे हैं, तो अंदर की तरफ आता हुआ करंट क्या हो गया, 0। तो हम बाहर जाने वाले करंट को भी क्या कर देंगे, टोटल 0। इन्हें आप कह सकते हो 2 + 1 + 3 + I2, ये क्या हो जाना चाहिए 0, और I2 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, -6 एम्पियर। -6 का भी मीनिंग क्या हुआ, जो डायग्राम में शो किया है उसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट आ रहा होगा। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब मेन इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये हम कैपेसिटर में मेनली देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, डाउट आता है तो बताना। मेन इसका एप्लीकेशन होता है कि अगर सर्किट के अंदर आपको किसी जंक्शन का पोटेंशियल नहीं पता है, तो आप उस पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो जंक्शन लॉ की हेल्प से। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन में हम लिख सकते हैं टू कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ अननोन, टू कैलकुलेट अननोन पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो मैं एक इजी सा सर्किट ले लेता हूं जैसे, और हम यहां सबसे छोटा जंक्शन जो पॉसिबल है वो ले लेते हैं। ठीक है ना, मान लो कि ये हमारा क्वेश्चन है, बैटरी ले लो, ये 10 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और ये भी 1 ओम। ठीक है, हमसे बोला जाए कि बताओ हर एक रजिस्टर में करंट कितना है, कोई ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जंक्शन, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो ये सब अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो कहीं पे 0 अज्यूम करके, तो मान लो मैं यहाँ पे 0 अज्यूम करता हूँ, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया। आप देख रहे हो बैटरी को क्रॉस करके पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली बैटरी को क्रॉस करके नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5। अब हम देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से इस पॉइंट पे पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है, यानी आप पॉइंट मेथड से इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते। तो जो भी अननोन पॉइंट हो, आप क्या करते हो, वहां का पोटेंशियल x अज्यूम कर लेते हो। अगर आपको स्टेप्स याद हो तो पहला स्टेप यही है कि आपको क्या अज्यूम करना है, जो भी आपका अननोन पोटेंशियल x आपने अज्यूम किया है, हमें अज्यूम करना होगा कि ये x सर्किट में सबसे बड़ा पोटेंशियल है, यानी कि ये x है हाईएस्ट पोटेंशियल इन द सर्किट। ऐसा अज्यूम करने से क्या होगा, अगर आपने सर्किट में x को हाईएस्ट पोटेंशियल अज्यूम किया है, और हमें पता है कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, यानी कि सारा का सारा करंट इस जंक्शन से कहां जा रहा होगा, दूर जा रहा होगा। अब मैं अज्यूम कर लूंगा कि मान लो यहां से कुछ करंट जा रहा होगा I1, यहां से I2, यहां से I3। अब क्योंकि x जो है वो हाईएस्ट पोटेंशियल था पूरे सर्किट में, तो x की तरफ कोई करंट नहीं आ रहा होगा, इसलिए I in हमेशा क्या होगा, 0। यानी मैं कह सकता हूं कि I out भी क्या होना चाहिए, 0। तो आप नेट बाहर जाने वाले करंट को भी क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। लिख देते हैं, वो हो जाएगा I1 + I2 + I3 = 0। I हमें पता है क्या हो जाता है, V/R। तो मैं I1 अगर लिखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, x - 10, तो x - 10 बाय रेजिस्टेंस 1, प्लस I2 की वैल्यू अगर लिखें तो हो जाएगा x - 0 बाय रेजिस्टेंस 1 प्लस x - 5 बाय 1 = 0। समझ आया। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हो गया 3x - 10 और +5, यानी कि -5 = 0। और यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी क्या, 5/3, यानी हमें पोटेंशियल मिल गया है 5/3। अब यहां पे अगर x सबसे बड़ा पोटेंशियल नहीं भी आता सर्किट में, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक मेथड था और हमें इसी तरह करना है, और जो आंसर x का आया है वही सही है अगर हमने यहां 0 माना है तो, यानी कि इस पॉइंट की 0 के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 5/3 वोल्ट। अब क्योंकि मुझे वहां का पोटेंशियल मिल गया है, तो सिंपली यहां पे वैल्यूज पुट करके मैं I1, I2 और I3 की वैल्यू बता सकता हूं। मैं कोई एक निकाल लेता हूं, जैसे I1, तो I1 क्या हो जाता, हमें पता है वो है x - 10, यानी कि 5/3 - 10, और आप कह सकते हो कितना आ गया वो, -25/3 एम्पियर। माइनस साइन फिर से वही बता रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने मानी थी I1 की, यानी कि जंक्शन से दूर जाते हुए, वैसा नहीं होगा, जबकि करंट क्या कर रहा होगा, जंक्शन की तरफ आ रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो हमें इस जगह का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है यहाँ 0 मानते हुए। बताओ जरा क्या आता है, यहाँ अगर हम 0 मान रहे हैं और यहाँ x मान रहे हैं, तो इस जगह का पोटेंशियल क्या आएगा। और फिर हमें फाइंड करना है 4 ओम रजिस्टर में करंट, यानी कि इस रजिस्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। सभी लोग इसका आंसर बता दो। तो ऑब्वियसली x पॉइंट का पोटेंशियल डिपेंड करेगा आपने 0 कहां माना है। तो अगर आप कहीं और 0 मानते हो सर्किट में, जो कि बिल्कुल मान सकते हो, तो आपका x कुछ और आएगा।
एक्स सबका अलग हो सकता है पर करंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम देख लेते हैं 4 एम्पियर में। यहाँ 0 अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ 0 है तो यहाँ हमें मिल जाएगा कितना 20, यहाँ भी मिल गया कितना 20, यहाँ 0 है, यहाँ आपको मिल जाएगा कितना 5 और यहाँ आपको मिल जाएगा कितना 10, 20 में से 10 माइनस किया था, ठीक है ना। यहाँ 0 था तो यहाँ ऑब्वियसली क्या आने वाला है, इस एंड पे भी 0 आने वाला है। अब हम मान लेते हैं यही जंक्शन है, इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता तो I1 यहाँ मान लेता हूं मैं, I2 यहाँ मान लेता हूं और I3 में यहाँ जाता हुआ मान लेता हूं। अब हम क्या कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होना चाहिए 0। I1 की वैल्यू लिख देते हैं, I1 क्या हो जाएगा तो x माइनस 10 बाय 2, x माइनस 10 बाय 2 ये हो गया I1, प्लस I2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 0 बाय 4, प्लस I3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 5 बाय 2 और ये क्या हो जाना चाहिए 0। क्या मिलेगा हमें यहाँ से मिल जाएगा 2x माइनस 20 प्लस x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 3 5x ये इक्वल हो जाएगा किसके 30 की। यहाँ हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 6 वोल्ट। तो इस जीरो के करस्पॉन्डिंग x पे पोटेंशियल कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। अब 4 एम्पियर में जो 4 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट था वो था I2, तो I2 यहां से आप निकाल सकते हो। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 0 बाय 4 यानी कि 6 माइनस 0 बाय 4 यानी कि 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो 1.5 एम्पियर सही आंसर था। 0.6 चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ 0 अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 मिल गया, तो यहाँ मिल जाएगा 10 वोल्ट और यहाँ मिल जाएगा माइनस 10 वोल्ट। ये हमने पोटेंशियल लिख लिए, ठीक है ना। अब अननोन पोटेंशियल ऑब्वियसली कहाँ का मिल रहा है, ये बीच वाले पॉइंट का। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा क्या x, यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है x, यही हमारा जंक्शन है, यहीं से करंट निकलते हुए हमें मानना होगा, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं करंट, यहां से मान लेता हूं मैं कोई करंट जा रहा होगा I1, इधर से मैं मान लेता हूं करंट जा रहा होगा I2 और इधर से करंट जा रहा होगा I3। ये 3 मैंने करंट अज्यूम किए हैं। अब ध्यान रखना, करंट लिखने के लिए आपको रेजिस्टर के एग्जैक्ट साइड वाले पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। तो इस 2 ओम के राइट में तो पोटेंशियल 10 है, लेकिन इसके लेफ्ट में x नहीं है, इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए आपको। तो यहां का अगर x है तो इसके रिस्पेक्ट में यहां का क्या हो जाएगा, यहां का हो जाएगा x माइनस 5। सिमिलरली इस वाले पॉइंट का अगर पोटेंशियल हम निकालें तो इसके एक 4 ओम वाले के नीचे वाले एंड का तो 0 है, लेकिन ऊपर वाले एंड का x नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x है, 5 वोल्ट फिर से ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 वोल्ट। सिमिलरली इस 2 ओम के लिए बोलूं तो लेफ्ट में माइनस 10 है, लेकिन राइट में x नहीं है। आप देख सकते हो बैटरी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x प्लस 10। समझ आया। अब हमने सब जगह के पोटेंशियल्स लिख लिए हैं। अब मैं सिंपली जंक्शन लॉ लगा सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ये क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। लिख देते हैं वैल्यूज। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5 इसके लेफ्ट में और 10 इसके राइट में, यानी कि x माइनस 5 माइनस 10 ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस 2 ओम। प्लस I2 अगर लिखें तो x माइनस 5 x प्लस 5 ऊपर वाले पॉइंट पे 4 ओम के और नीचे 0, यानी कि x प्लस 5 बाय 4। प्लस I3 अगर लिखा जाए तो राइट एंड पे है x प्लस 10 और यहाँ पे है माइनस 10, तो वो हो गया x प्लस 10 माइनस 10, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बाय 2 और ये इक्वल होना चाहिए किसके 0। अच्छा हाँ, I3 में नेगेटिव ऑफ नेगेटिव होगा तो प्लस हो जाएगा, सही कह रहा है। तो ये हो जाएगा x प्लस 20 यानी 2x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, ये हो जाना चाहिए 0। तो अब कितना आ गया है, वही हमारे पास 5x इज इक्वल टू माइनस 15, तो x आएगा यहां से माइनस 3 वोल्ट आ रहा है। फिर तो डाल सकते हो I2 की वैल्यू चाहिए थी हमें, I2 जो कि क्या था x प्लस 5 माइनस 0 बाय 4। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3 प्लस 5 बाय 4, यानी I की वैल्यू एम्पियर आ रहा है।
0 माने अगर, तो यहाँ मिल जाएगा 20 और यहाँ मिल जाएगा 10। लेकिन अब दो जंक्शन है तो आपको क्या मानना पड़ेगा, x और y, और हमें दोनों जंक्शन पे क्या लगाना होता है, जंक्शन लो। जब आप x पे जंक्शन लो लगा रहे हो तो x हाईएस्ट पोटेंशियल होगा, जब y पे लगा रहे हो तो y हाईएस्ट पोटेंशियल होगा। 4 ओम पे बताना है सारे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो पहले x पे लगा देते हैं जंक्शन लो, हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी x माइनस 10 बाई 2, ठीक है ना, प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी x माइनस 0 बाय 3, प्लस यहां पे जो लिखना है आपको 4 ओम के अंदर x को बड़ा मानना होगा y से, तो x माइनस y बाय 4 ओम का रेजिस्टर, ठीक है ना। इसे हम करेंगे 0, तो यहां से हमें बनेगी इक्वेशन नंबर 1। समझ आ रहा है। सिमिलरली आप लगा दोगे किस पे, y, I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। लिख देते हैं I4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब क्योंकि y पे हम जंक्शन लगा रहे हैं तो y बड़ा होगा किससे, x से, यानी कि y माइनस x बाय 4 प्लस, यहां पे अगर लिखा जाए I5 तो y माइनस 0 बाय 1 प्लस y माइनस 20 y माइनस 20 बाय 2, ठीक है ना। इसे इक्वल कर देंगे 0। तो x और y दो अननोन है, y 40 बाय 88 मान लेते हैं, और y की वैल्यू क्या आ रही है, y 154, ठीक है भाई। इसे पुट कर देंगे तो हमें 4 ओम में करंट मिल जाएगा, जो I3 या I4 कोई सा भी चूज कर सकते हो, जो कि बेसिकली क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वाई बाय 4। तो I बेसिकली क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाय 4, और वो कितना आ रहा है, 44 एम्पियर। ठीक, तो मतलब समझ आना चाहिए, आप जिस भी जंक्शन पे क्या लगा रहे हो, जंक्शन लो उसे क्या मानना होता है, हायर पोटेंशियल पे मानना होता है, ठीक है ना। उससे हमेशा करंट को दूर जाते हुए लिखो, इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगले लॉ पे चल लेते हैं, सेकेंड लॉ, जो कि क्या है, लूप लॉ, ठीक है। देखा था, तो लूप लॉ कह देता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड गेन अक्रॉस अ क्लोज लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आपके पास एक सर्किट है और आप उस सर्किट में एक क्लोज लूप के अंदर मूव करते हो और सारे पोटेंशियल ड्रॉप और गेन का सम लिखते हो, तो उसका एल्जेब्रिक सम जो आएगा, एल्जेब्रिक सम यानी कि साइन के साथ जो सम आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे मैं मान लूं कि एक सर्किट है, ये E1 E2 E3 बैटरीज है इसमें, ठीक है ना, R1 R2 R3 R4 जो है रेजिस्टर्स हैं, और इस सर्किट में कोई करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए लूप लॉ किस तरह से लगा जाएगा आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इस सर्किट में करंट अज्यूम करना होगा। अगर दिया हुआ तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, करंट को अज्यूम कर सकते हो। एक बार आपने करंट को अज्यूम कर लिया, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, साइन बना देते हैं। हमें पता है किसी भी रजिस्टर के अंदर, जो रजिस्टर होता है उसके अंदर जिस पॉइंट से करंट एंटर करता है वहां पे तो आप क्या लगा देते हो, प्लस, और जहां से एग्जिट करता है वहां पे क्या लगा देते हो, माइनस। यानी कि रजिस्टर में करंट हमेशा फ्लो करेगा कहां से कहां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। समझ आई बात। तो मैं यहाँ पे साइन बना देता हूं। बैटरी का साइन तो हमें पता ही होता है, बड़ा वाला हो जाता है पॉजिटिव, छोटा वाला हो जाता है नेगेटिव। यहां से करंट एंटर करेगा प्लस माइनस, ये रजिस्टर R1 के लिए भी प्लस माइनस, बैटरी के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इस सेंस में मैंने करंट माना था, तो जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां पे प्लस माना रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे क्या मान लिया, माइनस। अब किसी भी रैंडम पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो और किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हो। मान लो कि मैं इस डायरेक्शन में घूमना चाहता हूं, तो इसे एक बोला जाएगा कंप्लीट लूप। आप किसी भी रास्ते से चल के आओ, बस आपको फाइनली इसी पॉइंट पे वापस आना है।
तो अगर मैं एल्जेब्रिक सम लिखूं तो हमें पता है रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है आई आर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई आर 4। रजिस्टर को क्रॉस कर दिए हम कौन सी साइड जा रहे हैं, प्लस वाली साइड, यानी कि मैं प्लस में लिखूंगा आई आर 4। बैटरी क्रॉस की प्लस वाली साइड E1, रजिस्टर क्रॉस किया प्लस आई आर 2, बैटरी क्रॉस की प्लस E3, ठीक है ना। और देख लो रजिस्टर क्रॉस किया फिर से प्लस, तो प्लस आई आर 1, फिर रजिस्टर प्लस आई आर 3, बैटरी क्रॉस की माइनस साइन तो माइनस E2, और घूम के हम फाइनली अपने पॉइंट पर आ गए, तो ये क्या हो गया, 0। तो ये कहलाता है लूप लॉ। किसी भी एक लूप के अंदर हमने ये लॉ लगा दिया। क्या समझ आ रही है बात? अब लूप आप किसी को भी चूज कर सकते हो। मान लो कि हमारे पास ऐसा कोई सर्किट था, ठीक है ना, कोई सर्किट में ऐसा ले लेता हूं, ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसी में एक और सर्किट जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो अब एक लूप किसे बोला जाएगा, ठीक है। तो एक लूप आप यहां से स्टार्ट करके इस तरह से घूम के और वापस यहीं पे आ सकते हो, तो भी लूप लॉ वैलिड है। आप सिर्फ यहां से स्टार्ट करके यहां से घूम के इस लूप के अंदर एक लॉ लगा सकते हो, तो ये भी वैलिड है। समझ आ रही बात? और आप अगर चाहो तो यहां से स्टार्ट करके इस तरह से चलते हुए यहां पे जाके पूरा घूम के इस तरह से वापस भी आ सकते हो, तो यहां पे भी लूप लॉ वैलिड है। बेसिकली हमें एक क्लोज्ड पाथ के अंदर घूमना है और घूम के वापस उसी पॉइंट पर आना है, ठीक है ना। ये उस चीज पे बेस्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कंजर्वेटिव है तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो समझ आया लूप लॉ? इसकी जरूरत जनरली पड़ेगी अगर आपके पास अननोन करंट है किसी सर्किट में और आपको वो फाइंड करना है तो, ठीक है ना। कैसे इससे करंट निकालते हैं देख लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। मान लो कि ये ऐसा सर्किट दिया हुआ है, ये रजिस्टर है, बैटरी बना देते हैं कोई भी, ठीक है ना। और इस तरह से मान लो कि कोई सर्किट दिया हुआ है, ये 2 ओम, 4 ओम, 10 वोल्ट, 1 ओम, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 ओम, ठीक है ना। और हमसे पूछा जाए कि इस सर्किट में करंट कितना है ये फाइंड करो, तो मैं देख सकता हूं सीधे सीधे ये सभी कुछ किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। लेकिन अभी हमने देखा नहीं है कि बैटरीज अगर सीरीज में आ जाए तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसे लूप लॉ से कैसे सॉल्व किया जाएगा, आपको दिख रहा है एक कंप्लीट लूप है कि नहीं है। आप किसी भी डायरेक्शन में क्या करोगे, करंट को अज्यूम कर लोगे। तो मैं मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। तो मैं प्लस माइनस साइन बना देता हूं, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस और माइनस। अब किसी भी पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा और घूम के उसी पॉइंट पे वापस आ जाऊंगा। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में घूमना और घूम के मैं इसी पॉइंट पे वापस आने वाला हूं। सबसे पहले हमें 2 ओम मिला है, माइनस वाली साइड आए हैं तो -2 इंटू आई, -4 इंटू आई, ये इसके लिए हो गया। बैटरी क्रॉस की नेगेटिव साइड पे आए तो -10, -1 इंटू आई, +3, +5, -1 इंटू आई, +10, और घूम के आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो इसे इक्वल कर देंगे किसके, 0। देख लेते हैं, तो ये 2, 4, 6, 7, 8, तो यहां से हमें मिल जाएगा 8i, ये इक्वल होना चाहिए -10 +10, ये कट गया, यहाँ पे आपको कितना मिला, 8 वोल्ट। तो i की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, i की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी कितनी, 1 एम्पियर। समझ आया? तो इस तरह से क्या लगा सकते हो आप, लूप लॉ लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर लूप में अगर अननोन करंट है तो, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, आई अज्यूम कर लेता हूं इस तरह से, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये मिल गया आपको। लगा दो, इस पॉइंट से घूमना स्टार्ट कर देते हैं इस तरफ, क्या आ गया, -2i, +10, -2i, -10, -2i, +5, -2i, -4i इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2, 4, 6, 8 और 12, तो -12i, ये हमें मिल गया कितना, 5, -5, और यहां से हमें i की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 5/12 एम्पियर। यानी हमने डायरेक्शन भी सही चूज की है
मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5/12 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल था, एक ही लूप था। ठीक है, सी पार्ट ट्राई करो, इसमें 2 लूप दिए गए, आपको बताना है कि 4 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है ना, 4 ओम जो रजिस्टर है उससे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। किसी भी एक ब्रांच में आई करंट पहले अज्यूम कर लो, जिसमें मान लेता हूं यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा होगा। ये फ्लो करके जब यहाँ पे जाएगा तो ऑब्वियसली करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मान लो इस ब्रांच में चला गया है कोई I1 और बचा हुआ कहां जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जा रहा है I माइनस I1। ठीक है ना, और इस तरह से हम बना सकते हैं। अब आप क्या लगा दो, प्लस माइनस साइन लगा दो, तो यहाँ पे क्या मिल गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके लिए प्लस माइनस नीचे। अब कोई भी 2 लूप हमें चूज करने हैं, अपनी मर्जी से आप कोई भी 2 लूप चूज कर सकते हो, जिससे कि एक I अननोन है और एक I1 अननोन है। तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए होगी, 2 इक्वेशन चाहिए होगी। तो मैं 2 सेपरेट लूप्स में लगा देता हूं, एक में इस लूप में लगा देता हूं और एक में इस लूप में लगा दूंगा। ठीक है ना, तो इसे L1 बोल दो, इसे L2 बोल दो। L1 के लिए इक्वेशन लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर वो आ जाएगा 10 माइनस I। ठीक है ना, 10 माइनस 1 इंटू I माइनस 3 इंटू I माइनस 5 माइनस 4 इंटू I माइनस I1, और उसी पॉइंट पर पहुंच गए, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है, माइनस 4I माइनस 7I माइनस 8I प्लस 4I1, यानी कि 4I1 माइनस 8I प्लस 5। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली लूप 2 में लगा देते हैं L2, यहीं से स्टार्ट कर देता हूं मैं, या यहां से स्टार्ट कर दो L2 के लिए। तो आ जाएगा माइनस 5I1 प्लस 4 इंटू I माइनस I1 प्लस 5 माइनस 2 इंटू I1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, माइनस 2I1 है यहाँ पे, माइनस 5I1 माइनस 7 माइनस 4, यानी कि माइनस 11I1 प्लस 4I माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिल गई है, वो आ जाएगी 4I माइनस 11I1 इज इक्वल टू 5। आ रहा है 5/18 20/18 प्लस 5/8, I1 आ रहा है 70/144 माइनस I1। तो अगर क्यूब के फॉर्म में हमें सर्किट दिया गया हो तो उसके लिए जो रिजल्ट आता है वो याद रखना होता है। ठीक है, तो मान लो कि इस तरह का अरेंजमेंट किया है, यहाँ जो हर एक आपको एज दिख रही है, हर एक एज का रेजिस्टेंस मानना है कि R है, ईच एज का रेजिस्टेंस R अगर दिया हुआ है। इसके बारे में, क्यूब के बारे में कुछ चीजें मैंने लिख दी हैं, जैसे 6 फेस होते हैं इसके, 12 एजेस होती हैं, इसको एज बोल देंगे हम। ठीक है ना, 12 ही फेस डायगोनल होंगे, हर फेस पे 2 डायगोनल आप बना सकते हो। ठीक है, 4 बॉडी डायगोनल हो जाते हैं। बॉडी डायगोनल किसे बोला जाता है, जो एकदम डायमेट्रिकली मतलब डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हो। जैसे कि हम अगर नाम दे दें ABCD EFGH, तो जैसे H पॉइंट सबसे आगे वाला है तो उसे कनेक्ट कर दो B पॉइंट, जो डायगोनली एकदम सबसे दूर वाला पॉइंट है। ठीक है ना, तो वो कहलाता है बॉडी डायगोनल। तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं और 8 क्या हो जाते हैं, इसमें कॉर्नर्स हो जाते हैं। तो अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों के अबाउट कोई पूछ सकता है। पहली चीज तो एक क्यूब जैसा अरेंजमेंट देके आपको कोई पूछ सकता है, जैसे मैं पूछूं कि AB के अबाउट R इक्विवेलेंट बताओ, तो ये हो गया बेसिकली एज के अबाउट R इक्विवेलेंट कोई पूछ सकता है। ठीक है ना,
और क्या पूछ सकता है कोई? एज के अलावा कोई आपसे पूछ सकता है फेस डायगोनल के अबाउट, यानी मैं बोल देता अगर ए और सी के अबाउट बताओ, तो ये आपको दिख रहा है फेस डायगोनल बनता है ए और सी का, उसके अबाउट इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट पूछा जा सकता है। और तीसरा कोई पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? तीसरा वो पूछ सकता है बॉडी डायगोनल के अबाउट। बॉडी डायगोनल यानी ए पीछे वाला पॉइंट है, तो जी के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाए दूसरा पॉइंट, तो ए जी के अबाउट। तो 3 रिजल्ट आएंगे, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मेथड जानना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल यूज करते हैं कि जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो उन्हें आप एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हो। समझ आ रही बात? जैसे अगर हमने पॉइंट मेथड पढ़ा था आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो जिन जिन पॉइंट्स को हम नाम ए दे देते थे, उन सबको जब हम रीड्रॉ करते थे तो सिर्फ ए से रिप्रेजेंट करते थे। याद आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली कुछ पॉइंट्स को हम सिर्फ बी से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। तो यहां पे भी वही प्रिंसिपल हमें यूज करना है। तो सबसे पहले जैसे मैं निकालना चाहूं अबाउट बॉडी डायगोनल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ले लो क्यूब, ठीक है। कोई भी एक बॉडी डायगोनल चूज कर लेते हैं, जैसे मैं चूज कर लेता हूं ए और जी, ठीक है। तो ए जी के अबाउट जो रिजल्ट आएगा वो हर बॉडी डायगोनल के अबाउट वैलिड हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम ही होने वाला है। तो ये ए हो गया और ये जी हो गया। अब ऐसा सोच के देखो कि करंट अगर एंटर करता है ए से और एग्जिट करता है जी से, उसके लिए आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो हम देख सकते हैं कि ए से करंट एंटर होने के बाद 3 जगह पे स्प्लिट होने वाला है, एक तो इस ब्रांच में, एक इस ब्रांच में और एक इस ब्रांच में। अब क्योंकि एजी के अबाउट अगर आप एक एक्सिस बना दो एजी, तो सारा का सारा सर्किट कंप्लीटली सिमेट्रिकल है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। यानी I/3 करंट यहां जाएगा, I/3 करंट यहां जाएगा और I/3 करंट यहां जाएगा। समझ आ रही है बात? या फिर इसका एक मेथड आप याद रख सकते हो। मेथड क्या हो जाता है कि जिन पॉइंट्स के अबाउट आपको इक्विवेलेंट निकालना है, पहले तो आप उन्हें पॉइंट कर लो, प्लॉट कर लो, ठीक है ना। जैसे मैं कर लेता हूं ए और जी। अब मैं ये देखूंगा कि ए की एज पे कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ए की एज पे कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। ए की एज पे एक तो डी है, एक बी है और एक ई है, यानी डी ई बी, ये 3 पॉइंट्स क्या हैं? ए की एज पर है। आप देखोगे जो ए की एज पर होंगे वो जी के फेस डायगोनल्स होंगे। दिख रहा है? जी का डी, ई और बी, तीनों ही क्या हो जाएंगे? फेस डायगोनल्स हो जाएंगे। तो क्योंकि ये ए के लिए एज हैं और जी के लिए फेस डायगोनल्स हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, क्योंकि ये ए के लिए और जी के लिए एग्जैक्टली सिमेट्रिकल पोजीशन पे आ रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो इन सभी को आप सर्किट में जब रीड्रॉ करोगे तो एक सिंगल पॉइंट से रीड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, अब मैं देख लूंगा कि जी की एज पे कौन है। आप अगर जी की एज पे देखो तो जी की एज पे एक तो एफ है, एक एच है और एक सी है। समझ आ रहा है? एफ, एच और सी ये क्या है? एज पे हैं जी के। तो मैं कह सकता हूं कि ये सभी ए की फेस डायगोनल पे आ रहे होंगे। आप चेक भी कर सकते हो, एच ए के फेस डायगोनल पे आ रहा है। ये तीनों पॉइंट्स क्योंकि ए के लिए और जी के लिए एग्जैक्टली सेम तरीके से आ रहे हैं जैसे कि ये आ रहे थे, तो इन तीनों को भी आप एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते होगे। ऑब्वियसली अब इनका पोटेंशियल और इनका पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन इन तीनों का सेम होगा और इन तीनों का सेम होगा। इसी बेसिस पे मैं क्या करूंगा? सर्किट को रीड्रॉ करूंगा। देखो जरा कैसे रीड्रॉ हो सकता है। मैं यहां पे बना लेता हूं ए और यहां पे बना लेता हूं जी, ठीक है ना। अब ए की एज वाले पॉइंट्स ऑब्वियसली उसके ज्यादा पास हैं, तो एज वाले पॉइंट्स को एक जगह पे प्लॉट कर देते हैं। डीई बी थे, ठीक है ना। और जी की एज पे कौन कौन था? जी की एज पे था एफ एच सी। समझ आ रहा है? अब हम सारे रजिस्टर्स को यहां पे क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे। आप देखो ए और डी क्योंकि ये एज हैं तो इनके बीच में एक रजिस्टर ऑब्वियसली होगा। ए और ई के बीच में भी एक रजिस्टर होगा क्योंकि ये भी एज है, और ए और बी के बीच में भी एक रजिस्टर होगा क्योंकि ये भी एज है। समझ आ रही बात? तो 3 रजिस्टर यहां पे आ गए। अब जी की एज ये 3 पॉइंट्स हैं,
तो हर एक पॉइंट के साथ इसका एक रजिस्टर है, डायग्राम में हमें दिख भी रहा था। जी का देखो एच के साथ भी एक रजिस्टर है, एफ के साथ भी एक रजिस्टर है और सी के साथ भी एक रजिस्टर है। समझ आई बात? इन्हें मैं प्लॉट कर लेता हूं। अब देख लेते हैं इनमें कोई है क्या। तो डी और एफ के बीच में क्या कोई रजिस्टर है? तो डी और एफ के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। डी और एच के बीच में, हाँ डी और एच के बीच में एक रजिस्टर है, तो उसे मैं यहां बना देता हूं। अब देख लेता हूं डी का सी के साथ, तो हाँ सी और डी के बीच में भी एक है। इस तरह ई और एफ के बीच में, हाँ एक है। ई और एच के बीच में नहीं है कोई, है क्या? ई और एच के बीच में देखो जरा, हाँ है। ई और एच के बीच में भी एक रजिस्टर है। ई और सी के बीच में कोई नहीं है। बी और एफ के बीच में, बी और एफ के बीच में आपको दिख रहा है एक रजिस्टर है, ठीक है ना। बी और एच के बीच में, तो बी और एच के बीच में नहीं है कोई, और बी और सी के बीच में हाँ एक रजिस्टर है। आप देखोगे कि सारे 12 के 12 रजिस्टर हमने प्लॉट कर लिए हैं, और इससे सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट लिखना काफी आसान हो गया। ये तीनों पैरेलल में है, तो ये हो गया आपका कितना, r/3। ये 6 रजिस्टर पैरेलल में है, तो ये हो गया आपका कितना, r/6। और ये 3 रजिस्टर फिर से किस में पैरेलल में है, तो ये हो गया r/3। तो R इक्वलेंट क्या हो जाएगा आपका? R इक्वलेंट हो जाएगा r/3 प्लस r/6 प्लस r/3। समझ आ रही बात? तो बॉडी डायगोनल के अबाउट हमें जो R इक्वलेंट की वैल्यू मिल जाती है, वो कितनी मिल जाती है? 5r/6। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहां पे हम कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं कि जो पॉइंट्स एग्जैक्टली सिमेट्रिक होंगे किनके लिए, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के लिए, ठीक है ना, उनको हम एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और जो पॉइंट सिंगल पॉइंट से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उनका पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। समझ आई बात? यानी कि क्यूब अगर कहीं पे दिया हुआ है तो उसके फेस डायगोनल, सॉरी उसके बॉडी डायगोनल के अबाउट R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 5r/6 आ जाती है। के फेस डायगोनल तो हो गया हमारे पास। अब अगर कोई बोले कि आप एज के अबाउट कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, तो मैं ले लेता हूं ए और बी। तो ये एक एज है और इसके अबाउट आपको इस पूरे क्यूब का क्या कैलकुलेट करना है, R इक्वलेंट कैलकुलेट करना है। मैं वही प्रिंसिपल यूज करने वाला हूं, मैं एज वाले पॉइंट्स ढूंढूंगा और वो ऑब्वियसली दूसरे वाले के क्या होने चाहिए, फेस डायगोनल पे आने चाहिए। ठीक है, प्लॉट कर लेते हैं। एक आपका ए है और एक बी है। क्या ए और बी के बीच में आपको सीधे सीधे कोई दिख रहा है रजिस्टर? तो हम देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में एक तो रजिस्टर सीधे सीधे है ही, तो उसे मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ए की एज पे कौन कौन है। तो ए और बी आप देख सकते हो, ए की एज पे है एक तो डी और एक ई। तो ए की एज पे हमें दिख रहा है एक तो डी और एक ई। देखोगे तो डी और ई जो आएंगे वो फेस डायगोनल आ जाएंगे किसके, बी के। समझ आ रही बात? सिमिलरली पास में ड्रॉ करने वाले और पॉइंट्स में ढूंढ लेता हूं। तो और पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, बी की एज पे आप देख लो कौन कौन है। तो बी की एज पे कौन आ रहा है, बी की एज पे आप देख सकते हो ए तो हम पहले ही बना चुके हैं, सी और एफ। और हम देखेंगे कि वो ए के किस पे आ रहे होंगे, वो ए के ऑब्वियसली फेस डायगोनल के ऊपर आ रहे होंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ऑब्वियसली ए की जो एज है वो उसके पास ड्रॉ करना चाहिए, तो यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सर्किट थोड़ा साफ बने, डी और ई। सिमिलरली बी की जो एज है पॉइंट्स उन्हें मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, सी और एफ। क्या समझ आई बात? अब आप देख लो कौन सा पॉइंट बाकी है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट बाकी है। तो देखो ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच बाकी है। तो आप देख सकते हो जी किसके पास में आ रहा है, जी किसकी एज पे आ रहा है। तो जी को अगर देखा जाए तो जी जो है वो एफ और सी दोनों की एज पे आ रहा है। तो जी को मैं कहां प्लॉट कर दूंगा, यहां पे प्लॉट कर दूंगा क्योंकि इनकी एज पे आ रहा है। सिमिलरली डी और ई की एज पे कौन आ रहा है, डी और ई की एज पे आ रहा है आपका एच। तो एच को हम यहां प्लॉट कर देंगे। समझ आई बात? अब बस मुझे रजिस्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो ए और डी के बीच में एक रजिस्टर है, ड्रॉ कर दिया। ए और ये एक रजिस्टर है, यहां एक रजिस्टर, यहां एक रजिस्टर। सी और डी के बीच में एक रजिस्टर है, उसे यहां ड्रॉ कर दो। ई और एफ के बीच में एक रजिस्टर है, उसे यहां ड्रॉ कर दो।
अब डी और एच, एज पे हैं तो एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, इनके बीच में और फाइनली जी और एच के बीच में कोई रजिस्टर है, हाँ एक और रजिस्टर। तो ये आपका सर्किट बना है रीड्रॉ करने पर। मैंने क्या यूज किया, एज और फेज डायगोनल वाला मेथड यूज किया है। अब देखते हैं सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। तो आर और आर पैरेलल में, ये हो गया आपका r/2, ये भी हो गया आपका कितना r/2, और ये तीनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2r और ये r/2 किस में हो गए हैं, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, 2r और r/2 पैरेलल में है अगर, ठीक है ना। तो 2r और r/2 के लिए क्या आ जाएगा, 2r इंटू r/2 अपॉन 2r प्लस r/2। तो ये हमें मिल गया कितना, 2r/5, ठीक है ना। अब ये 2r/5, ये r/2 और ये r/2 फिर से किसमें है, सीरीज में। समझ आ रही बात। तो R इक्विवेलेंट अभी कितना हो गया, वो हो गया 2r/5 प्लस r, इन दोनों को सीरीज में जोड़ के, तो वो हमें मिल गया कितना, 7r/5। अब ये 7r/5 और ये r किसमें है, पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 7r/5 इंटू r अपॉन 7r/5 प्लस r, और यहां से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है कितना, 7r/12। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि कोई भी एज अगर चूज कर ली जाए क्यूब में, तो उसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो कितना आता है, 7r/12। किसी को कोई डाउट बोला जाए तो वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये देखो, मान लेते हैं कि हम इस फेज डायगोनल के अबाउट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ए और बी, बताओ क्या आएगा। तो यहां पे अब ये हम पहले मेथड पढ़ चुके हैं जो मैं यूज करने वाला हूं। मैं यहां पे यूज करूंगा मिरर सिमेट्री, क्योंकि आपको ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट पता करना है। तो आप देखो कि अगर मैं यहां पे मिरर प्लेस कर देता हूं, ए बी तो हमारी एक्सिस है, तो उससे परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसके परपेंडिकुलर अगर मैं मिरर प्लेस कर दूं तो सर्किट क्या है, पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। तो ये मैंने क्या किया, मिरर प्लेस कर दिया। यहां मिरर प्लेस करने से क्या होगा, यहां का करंट कहां जाना चाहिए, इसकी इमेज में जाना चाहिए। यहां का करंट कहां जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। ये करंट इसके अंदर, ये करंट इसके अंदर। ऐसा करने से कौन से वाले रजिस्टर वेस्ट हो गए, तो आपका ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। समझ आ रही बात। तो क्योंकि हमारा ये वाला रजिस्टर वेस्ट हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर हमने मिरर भी रख दिया है, ऐसा भी सोच सकते हो, तो इसे हटा देते हैं, ठीक है ना। तो अब जो सर्किट दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसे सॉल्व करना काफी आसान है। ये हमें दिख रहे हैं दो रजिस्टर सीरीज में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2r, ये भी सीरीज में आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 2r, और ये 2r और 2r पैरेलल में मिलके हो जाएंगे कितने, r। फिर आप देख सकते हो ये r और ये नीचे वाला पूरा r मिलके कितना हो जाएगा, 3r। तो नीचे वाली पूरी चीज जो यहाँ पे है वो क्या हो चुकी है, 3r हो चुकी है। सिमिलरली यहां ऊपर आप देखो तो ये 2r, और यहां पे देखो तो ये 2r, फिर ये पैरेलल में, तो ये कितना हो गया, r। अब r और 3r पैरेलल में, तो आपको इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, 3r इंटू r बाय 3r प्लस r, यानी कि 3r/4। तो फेज डायगोनल के अबाउट r इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाती है हमें कितनी, 3r/4। समझ आई बात। तो जब भी क्यूब अगर आपको दिया हुआ है, क्यूब जैसा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, तो अगर इन्हीं 3 पॉइंट्स के अबाउट कोई आपसे r इक्विवेलेंट पूछ सकता है, फेज डायगोनल, बॉडी डायगोनल और एज, तो तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। याद रखना है कि अगर रजिस्टर दिया हुआ है तो रजिस्टर के लिए हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ऑर्डर बस आपको याद रखना है EFB, ठीक है ना, EFB। तो E से हो गया हमारा एज, F से हो गया आपका फेज डायगोनल, और B से हो गया बॉडी डायगोनल। इनके लिए जब आप R इक्विवेलेंट लिखो तो बस आपको क्या याद रखना है, ऑब्वियसली R तो आएगा ही आएगा, और आपको 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे लिखना है। तो 1 2 यहां पे लिख दो, 3 4 5 6 और 7। तो ये हो जाता है किसके लिए, रेजिस्टर के लिए। याद रखना काफी आसान है। EFB बस आपको ऑर्डर याद रखना है, FB वैसे याद रहता है फेसबुक से,
तो बचा हुआ ई जो है वो आगे लगाना है बस, और फिर नीचे से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। ये हो जाता है रजिस्टर के लिए अगर क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है तो आर इक्विवेलेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यही अगर कैपेसिटर आ जाए तो चाहो तो आप इन्हीं मेथड से, इन्हीं 3 मेथड से निकाल के भी देख सकते हो, वो रिजल्ट इसका उल्टा आ जाता है। ये 12c/7, यहाँ जाता है 4c/3 और यहाँ 6c/5। तो मेंस वगैरह में कई बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखेगा आपको जैसा मैंने क्यूब ड्रॉ किया है, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कई बार, ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर दिखा दे मान लो ये, ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर लगा दिए जाएं, ये सभी रजिस्टर्स हैं, ठीक है ना। तो एज सच क्यूब नहीं दिखता है और पूछ लेता है कोई इसके अबाउट इक्विवेलेंट बता दो, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यूब जैसे ही है। अगर आप इसे 3D में बना दो तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ऐसे और क्वेश्चन देखेंगे 3D वाले, अभी यहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो समझ आया क्यूब के लिए जो हमने निकाला है एज वाला मेथड, एज और फेस डायगोनल से कैसे कैलकुलेट किया है। मेन पॉइंट यही था कि जिन भी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है उन्हें आप एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो जब सर्किट रीड्रॉ किया जाए।